हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज कैप और मैं हूं आपका दोस्त नंबर तिवारी। ये रात 8:30 बजे वाली क्लास है जो कि ऐसे ही बच्चों को लाइव मिल रही है, जिसमें हम प्रोवाइड करा रहे हैं यूपीएससी पीएफओ के लिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ क्लासेस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँचते रहे। बात कर रहे थे हम फंडामेंटल राइट की। आज आपकी फंडामेंटल राइट की लास्ट क्लास है और आज की क्लास का फंडामेंटल राइट आपके खत्म हो जाएंगे। कल हम फंडामेंटल राइट पर बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे सो दैट हम कंप्लीटली क्लोज करेंगे फंडामेंटल राइट के चैप्टर को, और फिर हम इसके बाद आगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनको भी कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को क्लिक करके रखें। एक और चीज़ मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूँगा कि आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सारे PDF जो हैं वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमने शुरुआत करी थी जैसे कि हमारा रूटीन है, रिचुअल है कि हम सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस में जितनी भी बात करी होती थी हम उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था कि भाई मैग्ना कार्टा एक टर्म आया था 1215 में। ठीक है, 1215 में आपका मैग्ना कार्टा टर्म आया था, जहाँ से राइट वर्ड की उत्पत्ति हुई थी, है ना। राइट जैसा कुछ निकल कर सामने आया था ऑफिशियली ऑन अ लीगल बेसिस, है ना। मतलब लीगल बेसिस पर ऐसा कुछ निकल के आया था अधिकारों के रूप में। इस घटना को बिग बैंग ऑफ राइट भी कहा गया था। ठीक है, क्योंकि यहीं से अधिकार शब्द की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और हम सभी ने देखा था कि जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए आया था तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था, और ऐसा माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए से फंडामेंटल राइट टर्म जो है वो बनकर सामने आया था हमारे लिए। ये थी बेसिक हिस्ट्री जो हमने बात करी थी फंडामेंटल राइट के बाद। फिर हमने क्या देखा था कि भाई फंडामेंटल राइट जो होते हैं आपके पहले 7 होते थे, फिर 44वें संविधान संशोधन के बाद 44वें संविधान संशोधन के बाद ये आपके 6 बचे हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को हटाकर 300A में जोड़ा गया और इसे लीगल राइट दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को। अब आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, राइट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिफ्थ है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल नंबर 29 और 30 में है। और आर्टिकल नंबर यदि मैं बात करूं आपका जो फंडामेंटल राइट 6 है, इट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज आपके 5वें नंबर के और 6वें नंबर के फंडामेंटल राइट को लेकर आज की क्लास में बेसिकली, और जैसे हम इसे कवर करेंगे तो चीज़ें जो है आपकी ख़त्म हो जाएंगी। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। हमने सबसे पहले देखा था भाई 12 आर्टिकल, जिसमें हमने डेफिनेशंस को पढ़ा था। आर्टिकल 13 जिसमें हमने कुछ ऐसे केसेस पढ़े थे जहां पर आपके फंडामेंटल राइट्स को पावर स्टेट बाउंड नहीं कर सकते, उन चीज़ों को देखा था हमने। फिर हमने देखा राइट टू इक्वालिटी, इसमें हमने आर्टिकल नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 देखा, मतलब 5 आर्टिकल देखे। आर्टिकल 14 में आपने इक्वालिटी बिफोर लॉ के कंसेप्ट को पढ़ा। आर्टिकल 15 में आपने प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेस को पढ़ा। आर्टिकल 15 में हमने देखा था इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, है ना। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टर्म्स में हमने देखा कि भाई आर्टिकल 16 हमें ये सुविधा देता है या ये फ्रीडम देता है या ये इक्वालिटी देता है कि हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इसके बाद आर्टिकल नंबर 17 में हमने देखा अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है, छुआछूत के अंत की बात करता है। आर्टिकल 18 की यदि मैं बात करूँ तो आर्टिकल 18 एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक्स की बात करता है। मतलब आर्टिकल 18 बोलता है कि भाई टाइटल्स जो हैं वो समाप्त कर दिए गए हैं, सिर्फ मिलिट्री पर्सनस और एकेडमिक प्रोफेशनल्स जो हैं वो किसी भी तरह की टाइटल्स को जो है ले सकते हैं। यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी थी कि यदि कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन या कोई फॉरेन कंट्री या कोई दूसरा देश किसी इंडियन को किसी टाइटल से ऑनर करना चाहता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जिसे कि ऑनर किया जा रहा है उसे प्रेसिडेंट से रिटर्न परमिशन लेनी होगी। जब प्रेसिडेंट से उसे परमिशन मिलेगी, प्रेसिडेंट्स ऑफिस से जब उसे परमिशन मिलेगी, तब ही वो जाकर किसी दूसरे देश का द्वारा दिया गया टाइटल को ले सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में हमने 5 आर्टिकल देखे थे, 14 से लेकर 18 तक। आई होप सभी को ये क्लियर रहे होंगे। इसके बाद हमने देखे थे राइट टू फ्रीडम। जो दूसरा राइट था आपका, इट वॉज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम में हमने आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21, 21A, 22 इन 5 आर्टिकल्स को फिर से देखा हमने। यहाँ पर हमने देखा आर्टिकल 19 इटसेल्फ कंसिस्ट 6 काइंड ऑफ
फ्रीडम्स है ना, आर्टिकल 19 में 6 तरह की फ्रीडम्स की हमने बात करी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम की हमने बात करी। स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आपकी फ्रीडम थी, स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो आपकी फ्रीडम थी, ये बेसिकली फ्रीडम ऑफ प्रेस को रिलेट करी जाती है। इसके बाद हमने देखा असेंबली, राइट टू असेंबली, राइट टू फॉर्म असेंबली पीसफुली। इसके बाद हमने देखा एसोसिएशन से रिलेटेड किया, भाई आपके पास फ्रीडम है कि आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आपके पास फ्रीडम है कि आप मूवमेंट कर सकते हैं, आपके साथ फ्रीडम है कि आप पूरे ओवरऑल इंडिया में कहीं भी रेजिडेंस कर सकते हैं एंड प्रोफेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल नंबर 20, जिसमें हमने देखा था प्रोटेक्शन इन अ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, जिसमें हमने ये देखा कि यदि किसी भी व्यक्ति को फॉर एग्जांपल कन्विक्ट किया जाता है, उसे जेल मिलती है, तो उस केस में उस समय भी उसके पास कुछ राइट्स रहते हैं और वो राइट्स उसे मिलते हैं आर्टिकल 20 के तहत। किसके तहत मिलते हैं? आर्टिकल 20 के तहत। आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी की, प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड पर्सनल लिबर्टी की। यहाँ पर एक छोटी सी दिक्कत हो गई थी कि आर्टिकल नंबर 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होते, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी आर्टिकल नंबर 21A की, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 0 से लेके 14 साल तक के बच्चों को, 0 से लेके 14 साल तक के बच्चों को राइट टू एजुकेशन दिया गया है ना। राइट टू एजुकेशन मतलब 0 से लेके 14 साल तक के बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलना उनका फंडामेंटल राइट है, और यदि उन्हें ये नहीं मिलता तो ये एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। और इसके तहत ही हमारा चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में। वहाँ पर ये बात करी गई थी 0 से 14 ईयर्स तक के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता। 2016 में इसमें हमने देखा था कि अमेंडमेंट भी किया गया था, जिसके तहत इसमें वर्ड एडोलेसेंट जोड़ा गया था और चीज़ों को और क्रिस्टल क्लैरिफाई किया गया था कि भाई 0 से लेकर 14 तक के बच्चों को, 14 तक के एज ग्रुप को चाइल्ड माना जाएगा और इनसे किसी भी तरह का कमर्शियल वर्क लेना प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है, और इन्हें राइट टू एजुकेशन दिया गया है। इसके बाद 14 से लेकर 18 के बीच के एज ग्रुप को हमने एडोलेसेंट माना है, और यहाँ पर 65 प्रोसेसेस जो हैं वो बनाई गई जिनमें इनसे काम लिया जा सकता है। इन 65 के अलावा इनमें इन्हें 14 साल से 18 साल के एज ग्रुप को किसी भी जगह एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता इन 65 जगहों को छोड़कर। बेसिकली जिन जगहों को छोड़ा गया है वो कैसी जगह थी हमने देखी थी, वो थी प्रॉब्लमेटिक जगह, जहाँ पर डेंजर था, जहाँ पर इलनेस की प्रॉब्लम थी, जहाँ पर इस तरह की कोई भी परेशानी हो सकती थी। ये हमने सारी चीज़ यहाँ पर देखी, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा कल की क्लास में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन पढ़ा हमने। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार को पढ़ा हमने। अब जब हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ा तो हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में हमने देखा आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 को देखा। आर्टिकल नंबर 23 में हमने देखा प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबरिंग एंड ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर बात करी गई थी कि भाई किसी भी तरह से इंसानों की इलीगल खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, महिला और बच्चों की इलीगल खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, किसी भी इंसान से फोर्स लेबरिंग नहीं कराई जाएगी, मतलब बंधुआ मजदूरी का जो कंसेप्ट है वो ख़त्म किया गया पूरी तरह से। हम सभी ने देखा था बंधुआ मजदूरी का कंसेप्ट क्या होता था कि मान लीजिए साहूकार किसानों को ऋण देते थे, और उस जब वो किसान उसको ऋण नहीं चुका पाता था तो उस किसान को और उसकी कई पीढ़ियों को साहूकार के यहाँ पर जीवन भर काम करना पड़ता था मजदूरी के तौर पर। तो इसे हम क्या बोलते थे? बंधुआ मजदूरी बोलते थे। और फोर्स लेबरिंग मतलब किसी से ज़बरदस्ती काम कराना। बॉन्डेड लेबर एंड फोर्स लेबरिंग दो अलग अलग कंसेप्ट है। बॉन्डेड लेबर एंड फोर्स लेबरिंग दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, दोनों को समझना होगा। फोर्स लेबरिंग मतलब ज़बरदस्ती किसी से काम कराना, और बॉन्डेड लेबरिंग का मतलब होता है कि भाई पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार को साहूकार के यहाँ काम करना पड़ता था कर्ज चुकाने की वजह से। वो आर्टिकल नंबर 24 की यदि मैं बात करूँ, आर्टिकल नंबर 24 की बात करूँ तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन कंपनीज अंडर फैक्ट्रीज एक्ट, अंडर फैक्ट्रीज। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि भाई 0 से 14 साल तक के बच्चों को किसी भी फैक्ट्री में काम कराना प्रोहिबिट किया गया था। और इसी के बाद हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड में देखा रेफरेंस देखा था हमने लेबर एक्ट 1986 का और उसके अमेंडमेंट जो कि 2016 में आया, जिसमें एडोलेसेंट वर्ड को ऐड किया गया। तो यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया गया कि भाई 0 से 14 साल तक के बच्चों से तो आप कहीं भी काम नहीं ले सकते। ये तो बहुत क्रिस्टल क्लियर किया गया कि 0 से 14 साल तक के बच्चों से तो आप कहीं भी काम जो है वो नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, 14 से 18 साल तक के एज ग्रुप से आप काम ले सकते हैं, लेकिन 65 डिफाइंड इंडस्ट्रीज़ में। अब ये इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर डिफाइन है? तो 2016 में अमेंडमेंट एक्ट आया लेबर एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट पर, उस पर ये 65 जो है चीज़ें डिफाइन करेंगे, और इन्हीं जगहों पर जो है आप काम ले सकते हैं, इनके अलावा आप कहीं भी काम नहीं ले सकते। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। फिर हमने बात करी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन।
है ना, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमने देखा, जो कि आपका चौथा फंडामेंटल राइट था। इसमें हमने आर्टिकल 25 को पढ़ा, आर्टिकल 26 को पढ़ा, आर्टिकल 27 को पढ़ा, आर्टिकल 28 को पढ़ा। 25 में हमने 4 वर्ड को पढ़ा था, कॉन्शियसनेस को पढ़ा था हमने, प्रोफेस को पढ़ा था, प्रैक्टिस को पढ़ा था, प्रोपेगेशन को पढ़ा था, है ना। कॉन्साइंस का मतलब ये होता है कि भाई आपको अपने अंदर से, है ना, इनर इंट्यूशन से जिस भी भगवान को मानना है, जिस भी धर्म को मानना है, उसकी आपको पूरी आ जाती है। प्रोफेस का मतलब ये होता है कि आपको जिसके लिए भी अपनी मान्यता रखनी है। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि जिस भी धर्म की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब होता है जिस भी धर्म को आप प्रोपोगेट करना चाहते हैं। बेसिकली इन 4 वर्ड से चारों तरह की धार्मिक स्वतंत्रताएं जो है आपको बताएंगे। बहुत शानदार आर्टिकल। आर्टिकल नंबर 26 पर हम जब पहुंचते तो यहाँ पर बात करेगी फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियन अफेयर्स, है ना। मतलब हर एक व्यक्ति को अपने रिलीजियस अफेयर्स को कंडक्ट करने की पूरी आज़ादी दी गई। अब सर रिलीजियस अफेयर्स क्या होते थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि आप कोई भी पूजा पाठ करना चाहते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करना चाहते हैं, नमाज पढ़ना चाहते हैं, प्रेयर करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। फिर हमने देखा आर्टिकल नंबर 27 को। आर्टिकल नंबर 27 में हमने देखा था फ्रीडम ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजियस एंड रिलीजन अफेयर। मतलब आपको अपने धर्म को फैलाने के लिए, बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के डोनेशन लेने की या डोनेशन देने का अधिकार है, और साथ में वो टैक्स फ्री भी होगा। आर्टिकल नंबर 28 में हमने देखा कि भाई कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे रहे जिनमें रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थी वो अलाउ थी, एक्सेप्ट सम केसेस। और एक्सेप्ट में कौन से थे, एक्सेप्शन कौन कौन से थे, वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑन्ड होते हैं, वहाँ पर किसी भी तरह की रिलीजियस प्रैक्टिस जो है वो नहीं कराई जा सकती। क्यों? क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है हम कैसे हैं, सेक्युलर है, मतलब हम किसी भी एक धर्म को नहीं मानते। ठीक है, तो अगर इस चीज़ का वायलेशन ना हो, इसीलिए कुछ एक्सेप्शन भी है। तो भाई फ्रीडम है कि भाई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अटेंड कराए जा सकते हैं इंस्टीट्यूशन में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन में सबसे बड़ा एक्सेप्शन है कि जो भी स्टेट ऑन्ड एकेडमिक्स होंगे, स्टेट ऑन्ड इंस्टीट्यूशंस होंगे, वहाँ पर किसी भी तरह से ये काम नहीं कराया जा सकता। अब हमारी आज की क्लास शुरू होती है, और आज हम बात करने वाले हैं आपके 5वें फंडामेंटल राइट्स है, जो कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में यहाँ पर, ठीक है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट के बारे में हम बात करें तो आर्टिकल नंबर 29 और आर्टिकल नंबर 30, यहाँ पर हमें 2 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आर्टिकल नंबर 29 की बात करते हैं। आर्टिकल नंबर 29 ये बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़। तो बेसिकली जो आर्टिकल नंबर 29 और 30 है, ये माइनॉरिटीज़ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल नंबर 30 जो है ये माइनॉरिटीज़ के अधिकारों के बारे में बात करता है, और आर्टिकल नंबर 29 स्ट्रिक्टली बात करता है भाई कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी भाषा का, उनकी स्क्रिप्ट का और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात करती है। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 29 बेसिकली माइनॉरिटी के लिए बात करी तो इसके कुछ प्रोफेस हैं, मतलब इसके कुछ, हम बोलते हैं ना हमेशा संविधान में लिखी हुई एक चीज़ बहुत सारे लॉ से क्या होती है, गवर्न होती है। ठीक है, तो हमने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे हमने SC ST के लिए स्पेशल रिजर्वेशन दिए, वैसे माइनॉरिटीज़ के लिए रिजर्वेशन दिए गए। अब माइनॉरिटीज़ की बात की तो इंडिया में माइनॉरिटीज़ मुस्लिम्स हैं, इंडिया में माइनॉरिटीज़ जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं और क्रिश्चियनिटी, ये जो है ये माइनॉरिटीज़ में आते हैं। तो यहाँ पर अब क्या किया गया, माइनॉरिटीज़ में जब ये आ रहे हैं तो प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, प्रोटेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट, प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड किसके लिए, माइनॉरिटी के लिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 29 के तहत प्रोवाइड कराई जाती है। इसके लिए इन्हें अलग अलग तरीके से रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं, जिस वजह से ये अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को प्रोटेक्ट करें, ताकि इन्हें इस तरह की भावनाएं ना महसूस हो कि भाई हम माइनॉरिटी हैं और हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है ना। अब हम सभी ने देखा होगा कि भाई माइनॉरिटी के लिए जब भी आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, लेट से आपने यदि APFO का फॉर्म भरा है, UPSC का फॉर्म भरते हैं, किसी भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज के लिए जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं। यदि आप वहाँ पर यस करते हैं तो आपको सर्टेन क्लॉज अवेलेबल हो जाते हैं। जब आप उन सर्टेन क्लॉज को जाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे हो सकता है आपको रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है, हो सकता है आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाए, हो सकता है आपको कट ऑफ रिलैक्सेशन मिल जाए। इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो माइनॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल कराई गई, ताकि माइनॉरिटीज़ बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सर्वाइव कर सकें, उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो, वहाँ उन्हें किसी भी तरह की समस्या ना हो, ये इंश्योर करता है आपका आर्टिकल नंबर 29। तो आर्टिकल नंबर 29 किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रीडम और प्रोटेक्शन फॉर माइनॉरिटीज़, किस किस चीज़ों पर, उनकी लैंग्वेज पर, उनकी स्क्रिप्ट पर, उनके कल्चर पर। अब ये वर्ड लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऐड क्यों किया गया, देखिए किसी भी धर्म को, जाति को या संप्रदाय को
पहचानने के लिए उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि आप देखें तो हम सब यदि बात करें कि जैसे हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें या किसी भी दुनिया में ओल्ड सिविलाइजेशंस की हम बात करें, तो वहाँ पर उनकी जो स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट से ही उसके बारे में पता लगाया जाता है कि भाई ये किस तरह के कल्चर को फॉलो करते थे, ये किस तरह के लाइफस्टाइल में रहते थे। तो उनकी स्क्रिप्ट से, उनकी लैंग्वेज से या उनके कल्चर से ही पता चलता है। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी एक संप्रदाय को यदि आपको सुरक्षित रखना है तो उसकी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रोटेक्ट करना होगा, और वही काम आपका आर्टिकल नंबर 29 करता है। आर्टिकल नंबर 30 पर चले तो आर्टिकल नंबर 30 क्या? आर्टिकल नंबर 30 बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई पहला तो देखो, आर्टिकल नंबर 29 और 30 बात दोनों माइनॉरिटीज़ के बारे में कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 29 बात कर रहा है स्टैटिक चीज़ों के बारे में, जबकि आर्टिकल नंबर 30 बात कर रहा है उनके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के बारे में और उनके गवर्निज्म के बारे में कि भाई उनको, आपको गवर्न कैसे करना है अपने रिलीजन को, अपनी सोसाइटी को। तो यदि हम बात करें, एक बहुत छोटा सा मैं एग्जांपल ले लेता हूँ मुस्लिम्स का, है ना, और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ जैन्स का। ठीक है, अब आपने देखा होगा मुस्लिम्स के लिए मदरसे हैं और जैन के लिए उनका एक बहुत एग्जांपल ले लेता हूँ जीतो का। ठीक है, ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में जो रिलीजन स्पेसिफिक है। यदि हम बात करें, एक तरफ तो हम कैसे हैं, एक तरफ हम सेक्युलर हैं, लेकिन वहीं पर यहाँ पर मुस्लिम्स को और जैन का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दो एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ले रहा हूँ आपको मदरसों का एग्जांपल, दूसरा ले रहा हूँ आपको जीतो का एग्जांपल। ये क्या है? देखो, आर्टिकल 30 ये बोलता है भाई कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने लिए स्पेशल इंस्टीट्यूशंस बना सकते हैं। तो इसी पावर्स का यूज़ करते हुए इंडिया में मुस्लिम्स ने मदरसे खोले हुए हैं ताकि वो अपने धार्मिक चीज़ें बच्चों को पढ़ा सकें, धार्मिक अपने रिलीजियस कल्चर उन्हें दे सकें, ये सारी की सारी चीज़ें। वहीं जैनिज़्म ने इस चीज़ को यूज़ करते हुए जीतो खोला। जीतो क्या होता है? जीतो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पर जैन के जो बच्चे होते हैं उन्हें एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, और इस एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद उन्हें पैन इंडिया में, अलग इंडिया के अलग अलग भागों में कुछ हॉस्टल टाइप जगह होती है जहाँ पर उन्हें रहने का, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने का, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने का फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कराई जाती है। अब चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो या किसी भी एकेडमिक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये आर्टिकल 30 के तहत ही इस्टेब्लिश करी गई चीज़ें। तो आर्टिकल 30 के तहत हर धर्म को ये आज़ादी है कि वो अपने लिए इंस्टीट्यूशन खोल सकता है और लोगों को पढ़ा सकता है, अपनी अपनी कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ा सकता है। ये माइनॉरिटी के लिए बात करी गई है। ठीक है, माइनॉरिटी को ये राइट, स्पेशल राइट दिए गए हैं। तो आर्टिकल 30 जो है ये माइनॉरिटीज़ को राइट देता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए बात करी गई और यहाँ पर वो अपने धर्म से रिलेटेड चीज़ों ने पढ़ा सकते हैं। जैसे आप जीतो में जाएंगे तो जीतो में आपको जैनिज़्म प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगी, आप मदरसों में जाएंगे तो वहाँ पर मुस्लिम प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली वहाँ पर वो अपने रिलीजन को भी प्रोफेस कर सकते हैं, जो कि हमने प्रीवियस एक्ट में भी देखा है भाई। ठीक है, प्रीवियस जगह पर भी हमने देखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छे से सभी प्यारे बच्चों को जो है वो समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 29 को, थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं जरा अपन। आर्टिकल नंबर 29 की बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करा इसने। तो एनी एक्शन ऑफ द सिटीजन रिसाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। मतलब ये कि भाई भारत की टेरिटरी में रहने वाली किसी भी माइनॉरिटी जिसके पास अपनी अलग भाषा है, अपनी अलग स्क्रिप्ट है और अपना अलग कल्चर है, उसे प्रिजर्व करने के, उसे सहेजने के, उसे सुरक्षित रखने के पूरे अधिकार हैं। अब यहाँ पर एक क्लॉज है जो सेकंड क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। अब ये चीज़ आपको समझना है, यहाँ पर पॉइंट में हमने एक्सेप्शन लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपको एक्सेप्शन समझना। हमने जब राइट टू रिलीजन देखा तो उसमें आर्टिकल नंबर 28 को पढ़ा था। हमने आर्टिकल नंबर 28 में देखा था कि भाई इंस्टीट्यूशन को आज़ादी है कि वो अपनी धार्मिक शिक्षाएं दे सकता है, लेकिन उसके एक्सेप्शन थे कि वो सारे के सारे इंस्टीट्यूशन जिन्हें गवर्नमेंट रन करती है पूरी तरह से, या जो गवर्नमेंट फंड पर चलते हैं या जो गवर्नमेंट ग्रांट पर चलते हैं, उन्हें किसी भी तरह की रिलीजियस, स्पेसिफिक रिलीजियस प्रैक्टिस कराने का जो रिस्ट्रिक्शन है वो रहता है कि आप किसी भी धर्म को
ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, आप किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है कि भाई माइनॉरिटीज़ को अपनी लैंग्वेज वगैरह सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करने का राइट है, लेकिन वहीं पर ये सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि कोई भी सिटीजन no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state or receiving aid out of state fund or ground only on religion, race, caste, language of any of them। मतलब कोई भी ऐसा संस्थान जो स्टेट गवर्नमेंट रन कर रही है या गवर्नमेंट रन कर रही है, उसमें किसी भी व्यक्ति को रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज के भाषा के आधार पर उसमें एडमिशन लेने से मना नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसी तरह का ये सब क्लॉज है। आर्टिकल हम 30 की बात करते हैं कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अब यहाँ पर ये समझिए, माइनॉरिटी दो तरह से आप डिफाइन करते हैं, या तो रिलीजन के बेस पर या लैंग्वेज के बेस पर, है ना। जैसे हम बात करें भाई, तेलंगाना जो बना है, आंध्र प्रदेश से टूटकर जो तेलंगाना बना है वो भाषा के आधार पर बना है ना। जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग बना था ये भाषा के आधार पर बना था, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज जो है स्टेट फॉर्म करे गए थे। हिंदी भाषी अलग, तमिल अलग, तेलुगु अलग, कन्नड़ अलग। ठीक है, तो भाषा के आधार पर। जैसे मैं एक बात मानूँ, अब एक बात बताऊँ आपसे, यदि आप साउथ इंडिया में एक नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति पहुँच जाए, तो साउथ इंडिया में नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति जो है वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी माना जाएगा। ठीक है, वहीं एक साउथ इंडियन यदि नॉर्थ इंडिया में आ जाए तो वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी माना जाएगा। वहीं इंडिया में यदि ओवरऑल माइनॉरिटीज़म की हम बात करें, तो इंडिया में जो रिलीजन के बेसिस पर हम बात करें, तो जैसे हिंदू बहुत ज़्यादा हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में मुस्लिम कम्युनिटी है या क्रिश्चियन कम्युनिटी है या जैन कम्युनिटी है या बौद्ध कम्युनिटी है, ये नंबर्स में बहुत कम है, इसीलिए इन्हें रिलीजन के बेसिस पर माइनॉरिटी माना गया है। और लैंग्वेज के बेसिस पर माइनॉरिटी तो हम समझ ही सकते हैं कि भाई आप भारत के किसी ऐसे हिस्से में पहुंच जाएं जहां पर आपकी भाषा ना के बराबर बोली जाती है, बहुत कम बोली जाती है, तो आप भाषा के आधार पर उस जगह पर माइनॉरिटी का दर्जा प्राप्त करेंगे। अब ये जो देखिए, दो तरह की डेफिनेशन है। एक तो गवर्नमेंट डेफिनेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट डेफिनेशन है, जो रिलीजन बेस पर है, कि जिनका ओवरऑल इंडिया में नंबर बहुत कम है। दूसरी चीज़ क्या है, स्टेट बेसिस पर कैसे चलता है कि भाई अब जिस स्टेट में है उस स्टेट में जो लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है वो मेजॉरिटी है, और जो लैंग्वेज कम बोली जाती है वो माइनॉरिटी की तरह डील होगी। ठीक है, तो वहाँ पर उनके लिए अलग प्रोविजन जो है वो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट बना के रखे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम बात करें, इन मेकिंग एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय माइनॉरिटी रिफर्ड टू इन क्लॉज। अब यहाँ पर यदि कोई भी माइनॉरिटी किसी भी तरह के लैंड को एक्वायर करना चाहती है माइनॉरिटी बेसिस पर, तो दो क्लॉज यहाँ पर। पहला है, द स्टेट शैल इंश्योर दैट द अमाउंट फिक्स्ड बाय और डिटरमाइंड अंडर सच लॉ फॉर द एक्विजिशन ऑफ सच प्रॉपर्टी इज सच एज वुड नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटीड अंडर दिस क्लॉज। इसका मतलब ये है भाई कि देखो, यदि मान लीजिए कोई भी माइनॉरिटी है, उसे कोई भी स्कूल खोलना है, कोई भी कॉलेज खोलना है, कोई भी इंस्टीट्यूशन खोलना है, तो उसे एक प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी। तो यहाँ पर स्टेट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी की प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि कहीं प्रॉपर्टी की प्राइस ज़्यादा होने की वजह से वो इंस्टीट्यूशन इस चीज़ को ना कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि भाई प्राइस को सिर्फ इतना ही रखना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन या वो माइनॉरिटी कम्युनिटी बहुत ईजीली उसे अफोर्ड कर पाए और अपना काम कर पाए। ऐसा ना हो कि स्टेट उस प्रॉपर्टी की कॉस्ट को इतना ज़्यादा रख दे कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी उसे परचेज ही ना कर पाए, तो एक तरह से उसके राइट का वायलेशन माना जाएगा। सेकंड है, द स्टेट शैल नॉट इन गेटिंग एड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन discriminate against any educational institution on the ground that it is under the management of minority whether based on a religion or language। और यहाँ पर ये बोला गया है कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा इस बेस पर कि वो एक माइनॉरिटी का है, चाहे धार्मिक आधार पर हो या भाषाई आधार पर हो। इसका मतलब ये समझिए कि पहली चीज़ तो पहला स्टेप ये है कि भाई गवर्नमेंट को बहुत कम रेट्स पर माइनॉरिटीज़ को लैंड अवेलेबल कराने होंगे जिससे वो अपने इंस्टीट्यूशन खोल सके। दूसरी चीज़, किसी भी कंडीशन में जो माइनॉरिटीज़ के द्वारा खोले गए इंस्टीट्यूशन है उनका डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि उन्होंने माइनॉरिटी में खोले। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि मदरसों को हम डिवैल्यू करें या हम जीतों को डिवैल्यू करें या हम किसी और दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटी के एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन को डिवैल्यू करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनके राइट्स का क्या माना जाएगा, वायलेशन माना जाएगा। क्या माना जाएगा, उनके राइट्स का वायलेशन माना जाएगा। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 32 की, जो कि आज का आपका आखिरी आर्टिकल है। याद रखना, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और नाम याद रखना, B.R. अम्बेडकर साहब। आर्टिकल नंबर 32 को B.R. अम्बेडकर साहब ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, क्यों कहा गया इसे समझते हैं। पहले तो ये लाइन याद रखेंगे कि B.R. अम्बेडकर साहब ने आर्टिकल नंबर 32 को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। अब आप सभी के सामने बात ये आती है कि भाई सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा है सर। तो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहने के पीछे रीज़न है, एक सबसे बड़ा रीज़न, और वो रीज़न ये है कि जब कभी भी आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है ना, जब कभी भी आपके किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये अधिकार आपको आर्टिकल 32 देता है ना। मतलब आर्टिकल 32 इज़ द फादर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट से कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। एक बार फिर से मैं बात करता हूँ कि आर्टिकल नंबर 32 इज़ द फादर ऑफ ऑल फंडामेंटल राइट्स, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आर्टिकल नंबर 2 की पावर्स का यूज़ करके आपके यदि फंडामेंटल राइट्स का कोई वायलेशन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये शक्ति, ये आज़ादी, ये प्रिविलेज आपको कौन प्रदान करता है? आर्टिकल नंबर 32 प्रदान करता है। इसीलिए आर्टिकल नंबर 32 को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला गया, भारतीय संविधान की आत्मा बोला गया। और किसके द्वारा बोला गया? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा बोला गया। ठीक है, अब समझिए जरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझिए। एक लाइन में यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन राइट तब तक है जब तक कि आपके अधिकार से दूसरे के अधिकार वायलेट नहीं हो रहा है। क्या होता है, मान लीजिए दो लोग पहुँच गए कोर्ट में, ठीक है। अब कोर्ट के सामने दोनों दावा करें कि सर मेरा फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है, दूसरा बोल रहा है मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ है। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, समझिए मेरी बात। एक स्टूडेंट है जिसके 12th क्लास के पेपर चल रहे हैं, है ना, और एक घर में शादी है उसी कॉलोनी में। अब जिस घर में शादी है वो बढ़िया से खुशियाँ मना रहे हैं, डीजे चला रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ठीक है, ये उनका फंडामेंटल राइट है भाई कि उन्हें राइट टू एक्सप्रेशन है, राइट टू लिव है, राइट टू एंजॉय, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो उनका उपयोग करके ढोल नगाड़े सब बजा रहे हैं, अपनी खुशी को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि शादी एक ही बार होती है। नॉर्मली हम बात करें, एक्सेप्शन केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वहीं एक बच्चा जो है वो पढ़ रहा है, वो उसका राइट टू एजुकेशन है, पढ़ना है, राइट टू लाइफ है, वो अपने भविष्य को अच्छा कर रहा है, तो वो भी अपने अधिकार का उपयोग कर रहा है। अब जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो कहीं ना कहीं से वो आवाज़ उसे डिस्टर्ब कर रही होती है, वो कहीं ना कहीं से डीजे की आवाज़, ढोल नगाड़ों की आवाज़ उसे डिस्टर्ब कर रही होती है। अब जब दोनों लोग कोर्ट में पहुंचेंगे तो दोनों दावा करेंगे। स्टूडेंट बोलेगा कि सर मेरे पढ़ने के राइट का, मेरी प्राइवेसी का, मेरी आज़ादी का, मेरी हेल्थ के राइट्स का जो है, जो आर्टिकल नंबर 21 के तहत आपको अधिकार मिले ना, राइट टू लाइफ, जिसमें हमने बहुत सारे राइट्स देखे थे, उनका सर वायलेशन हो रहा है। ठीक है, दूसरा वाला भी बोल रहा है कि सर हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा भी वायलेशन हो रही थी, इनके पढ़ने की वजह से मैं अपनी सारी खुशियों को रोक दूं, मैं नाचने गाने को बंद कर दूं, तो ये तो मेरे राइट टू लाइफ का वायलेशन हो रहा है ना। तो मतलब वायलेशन तो दोनों के अधिकारों का हो रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसे कैसे इंटरप्रेट करेगी? तो समझिए, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये है कि आपके फंडामेंटल राइट तभी तक वैलिड है जब तक वो किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच नहीं करते। मतलब आपकी आज़ादी तब तक ही आज़ादी मानी जाएगी जब तक आप किसी दूसरी की आज़ादी को नुकसान नहीं पहुंचाते। मतलब आपका फंडामेंटल राइट तब तक ही फंडामेंटल राइट है जब तक आप किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं करते। इसके और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि मुझे किसी से काम करवाना मेरा फंडामेंटल राइट है, बट मैं काम कराने के बदले उसे बाउंडेड लेबर बना लूँ या उसे फोर्स लेबरिंग कराने लगूँ तो उसके जीवन जीने के अधिकार को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। इसका मतलब जो बाउंडेड लेबर मैं करा रहा हूँ ये मेरा फंडामेंटल राइट नहीं होगा, ये मेरे क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। तो जब कभी भी आपके फंडामेंटल राइट से किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का नुकसान होने लगे, हनन होने लगे, एक्सप्लॉयटेशन होने लगे, तो आपका फंडामेंटल राइट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ये चीज़ याद रखनी है। इसीलिए हम सभी ने पढ़ा था कि जो राइट टू असेंबली है उसमें एक वर्ड लिखा है पीसफुली। मतलब आपके पास राइट टू असेंबली तो है, लेकिन कहीं आप असेंबली करके किसी दूसरे के बारे में कुछ बुरा बोल रहे हैं जिससे उसके फंडामेंटल राइट का या मेंटल या फिजिकल किसी भी तरह का या इमोशनल हैरेसमेंट हो रहा है, तो वो उसके फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया जा रहा है और वहाँ पर आपका फंडामेंटल राइट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो आर्टिकल नंबर 32 इसी एक कंसेप्ट पर बेस्ड होता है कि इफ़ your fundamental rights are violating someone else's fundamental rights, then your fundamental right will be null and void.
यदि आपके फंडामेंटल राइट किसी दूसरे व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का इनसिक्योरिटी कर रहे हैं, उसे ख़त्म कर रहे हैं, उसे ब्रीच कर रहे हैं, तो आपके फंडामेंटल राइट भी वॉइड हो जाएंगे। यही इसी बेस पर आर्टिकल नंबर 32 चलता है। तो आर्टिकल नंबर 32 बेसिकली क्या सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, या क्या आपको स्पेशल प्रिविलेज देता है कि जब कभी भी किसी भी तरह के किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होगा, एक्सप्लॉइटेशन होगा, तो आर्टिकल नंबर 32 को यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब कुछ प्रोविजंस इसके पढ़ लीजिए कि the right to move to Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by the part is guaranteed। ठीक है भाई, पार्ट 3 से जो हमें गारंटीड राइट्स मिले हैं, यदि उनका वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में प्रॉपर प्रोसीडिंग के माध्यम से जा सकते हैं। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इशू डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट्स इंक्लूडिंग रिट इन द नेचर ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड कॉर्टोर। ये इतनी रिट्स हैं जिनको यूज़ करता है सुप्रीम कोर्ट किसी भी चीज़ के, किसी भी तरह के केस को, जब केस आता है, जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई भी केस आएगा फंडामेंटल राइट वायलेशन का, तो वो इन 4 या 5 रिट्स में से ही एक रिट को लगाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है विदाउट प्रीजिड to the power conferred on the Supreme Court by the clause 1 and 2, Parliament may by law empower any other court to exercise within the local limit of its jurisdiction all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि सबसे पहले मैंने आपको जो बताया था ना कि जब भी फंडामेंटल राइट का केस होगा तो वो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट चाहे इसे तो उस लोकल कोर्ट को दे सकता है जिस एरिया में या जिसके ज्यूरिडिक्शन में ये केस आता है। और उसके बाद द राइट गारंटीड बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हुई। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि भाई आर्टिकल नंबर 32 जो होता है ये आपको शक्ति प्रदान करता है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। और इस आर्टिकल को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है BR अम्बेडकर साहब ने, बस इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर फंडामेंटल राइट तो आपके ख़त्म हो गए। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया है, 4 क्लासेस में मैंने आपको पढ़ाया। मैं उम्मीद करता हूँ सही बच्चों को समझ आ जाएगा। कल की क्लास में हम टाइप्स ऑफ रेट्स देखेंगे, साथ में हम MCQs भी देखेंगे। तो 2 चीज़ें कल की क्लास में हम देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रेट्स एंड MCQs। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगी कल की क्लास, तो सही बच्चे जो हैं वो जरूर से ज्वाइन करके चलेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स फॉर इंडियन सिटीजन एंड नॉट फॉर फॉरेनर्स। मतलब ये वो फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलेंगे, फॉरेनर्स को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ज़रा इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे आर्टिकल नंबर 15 है। आर्टिकल नंबर 15 में हमने क्या देखा, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो होगा, आप सभी ने देखा होगा कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकलती है तो उसमें लिखा रहता है भाई जो एलिजिबल क्राइटेरिया लिखा रहता है उसमें लिखा रहता है अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन बोला रहता है, तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 19 जो होता है ये देता है प्रोटेक्शन ऑफ 6 तरह के जो आपको राइट्स मिलते हैं आर्टिकल 19 के तहत। ये भी केवल और केवल इंडियन सिटीजन को है। मतलब केवल इंडियन सिटीजन स्पीच दे सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, रेसिडेंस एंड सो ऑन। आर्टिकल नंबर 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और आर्टिकल नंबर 30 जो है ये राइट ऑफ माइनॉरिटी टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारे की सारे चीज़ हैं जो कि सिटीजन्स को हैं, किसी फॉरेनर को अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। कल की क्लास में हम MCQ और रिट्स को देखने वाले हैं, तो क्लास पर बने रहिए। नॉलेज का ये आपको एग्जाम तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन जो है यहाँ पर कराने वाला है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।